चलिए आप लोगों का आज जो है ना क्लास 10th का मैथ शुरू करेंगे। रिवीजन के साथ साथ पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जो जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कैसे पूछता है, उस सिलेबस को जानते हैं। पहले बिहार बोर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम बिहार बोर्ड के अनुसार क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 100 में 50 का उत्तर देना है, उत्तर देना है। दूसरा जो है सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव में दो तरह के टाइप होते हैं। पहला टाइप है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरी। प्रश्न, और इसमें 2 मार्क्स का आता है। इसमें कितने आएंगे? 30 में 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये हुआ आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए 30 में 15 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 15 क्वेश्चन आपको उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सबसे पहले लॉन्ग के लिए बात करते हैं। तो इसमें जो है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में क्या है, आपको 8 प्रश्न दिया रहेगा, या 8 प्रश्न में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका मतलब है कि 8 में क्वेश्चन है और उसमें 4 का उत्तर देना है। तो इसका 20 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लॉन्ग तैयार करना है और शॉर्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार जानिए कैसा पैटर्न है। अभी देखिए उसको, अब एक शॉर्ट में दिखाते हैं आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा 50 गुना 1, तो हो जाएगा 50 मार्क्स का। सब्जेक्टिव में जो है, सब्जेक्टिव में 2 टाइप का, शॉर्ट टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 गुना 15 हो जाएंगे 30 नंबर, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है 5 मार्क्स के लिए बनाना है 4, 20 नंबर, टोटल हो गया 100 मार्क्स। ये आपका सिलेबस है। तो इसको आपको पढ़ने के लिए आराम से आप लोग तैयार करिएगा,
तो आपके पास समय जो है अक्टूबर हो गया 15 डेज, उसके बाद नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी में एग्जाम होता है। इसका मतलब है कि आसपास 15 को होगा समथिंग। तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी टाइम अप्रॉक्स 4 मंथ है, यानी 4 माह है। इस 4 महीने में आप लोगों को इस सिलेबस को कवर करना है और आराम से कर सकते हैं। 4 महीना बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा। बस पर डे आपको करना होगा और रिवीजन इसमें मायने रखता है। रिवीजन करिएगा जितना, आपका मैथ उतना मजबूत हो जाएगा। तो इसमें जो है 4 माह में आपको क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो क्लास 10th के लिए जो हमको पढ़ना है, क्लास 10 में कुल जो है अध्याय पढ़ना है 15। तो इसमें पहला अध्याय आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। दूसरा पढ़ना है बहुपद। तीसरा पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा पढ़ना है द्विघात समीकरण। पांचवा पढ़ना है समांतर श्रेणी। छठा पढ़ना है त्रिभुज। और सातवां पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति। ये 7 चैप्टर हुआ। और देखिए 8वां चैप्टर हुआ त्रिकोण मिति। 9वां चैप्टर है त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर है वृत्त। 11वां चैप्टर है रचना। 12वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल
एवं आयतन। इसमें हमको पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु और छिन्नयक भी पढ़ना है इसी में। उसके बाद जो है 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एस्थेटिक्स। सांख्यिकी 15वां पढ़ना है प्रायिकता, इसको हम लोग कहते हैं संभाविता भी, ये आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ना है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त रचना और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी एवं प्रायिकता पढ़ना है। तो आप लोगों को इस 15 चैप्टर में महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उस पर भी फोकस करना होगा। देखिए, महत्वपूर्ण जिस चैप्टर से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुपद चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है समांतर श्रेणी और उसके बाद जो है निर्देशांक, निर्देशांक महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है आपका त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सांख्यिकी, ये सब भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पास समय रहते हुए अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को जो है अब हम आपको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या शुरू करते हैं। अध्याय 1 है रियल नंबर। चलिए, तो देखिए, इसको आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ना है कि संख्या क्या सब है, संख्या कितने हैं और किन किन संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या है 9। एक और बढ़ा देते हैं, पहले लिख देते हैं उसको 0। ये टोटल इसमें संख्या के रूप में 10 देखा गया। इसी में हम जो है उलट पुलट करके चेंज करके, जैसे अब जो है 2 3 लिखेंगे 23 हो जाएगा, 3 2 लिखेंगे तो 32 हो जाएगा। इसी को और उसके बाद साइन चेंज करके, जैसे मान लीजिए -6 है +6 है, इस तरह से हम साइन चेंज कर करके ढेर सारे संख्या बना सकते हैं। तो इस संख्या में आपको पढ़ना है कि यह संख्या को व्यक्त कैसे कैसे किया जाएगा, कौन कौन संख्या होगा तो उसको क्या कहा जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वास्तविक संख्या से पहले जानना होता है कि इस संख्या के लिए प्रकृति के रूप से जो संख्या अब आएंगे, तो प्राकृतिक रूप के लिए आप जानते हैं कि इसमें पहला संख्या आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। संख्या तो ध्यान दीजिएगा,
प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जितना होगा वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब भी गिनती किया जाएगा एक्सेट्रा, ध्यान दीजिएगा, जब भी गिनती किया जाएगा तो संख्या 1 से ही शुरू होगी, 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो इस संख्या को यानी गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब याद रखने वाली बात है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और बात करें सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या के, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या के, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं है। अब क्यों नहीं है वो जानिए। सबसे पहले देखिए, 1 बोलने के बाद दूसरा तैयार है, तीसरा तैयार है, इसका मतलब ढेर सारे संख्या इसके बाद में आने वाले हैं, वो संख्या बड़ा ही है। इसका मतलब है कि यह संभव ही नहीं है कि बड़ा संख्या कौन है। कह नहीं सकते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। कह सकते हैं कि जैसे 2 संख्या में तुलना करने के लिए कहेगा तो कह सकते हैं। जैसे देखिए 1 और 2 में कहेंगे सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 और 2 में, तो दोनों में 2 बड़ा है तो हो गया बड़ा। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात या ज्ञात नहीं है। ज्ञात करने के लिए यह पता चलना चाहिए कि ज्ञात क्यों नहीं है। क्योंकि हर संख्या के अगले संख्या को तैयार किया जा सकता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्या जो है हमेशा अपने अगले संख्या के लिए अग्रसर वृद्धि करती जा रही है, जिसके कारण से सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़े। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। गिनती की संख्या के बाद जो है अब पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या, चलिए तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे? सम संख्या के लिए जानिए, जिस संख्या में दो से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या में 2 से पूरा, अब जो है बात करें जैसे के, तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे इसमें हो जाएगा 2 एक सम संख्या है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरह से ढेर सारा है। देखिए इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। एक जो है ना सम संख्या नहीं है, क्योंकि एक में 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहे हैं। तो जब 2 से पूरा पूरा किसी संख्या में भाग लगेगा उसे सम संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की बात किए तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे। अब जो बात आता है कि 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, सर 0 भी तो हो सकता है ना, ध्यान दीजिएगा 0/2 भी 0 आता है, ठीक है। यानी कहने का है कि 0 में भी 2 से भाग लग रहा है, और 2/2 तो भागफल क्या आया 1, यानी कट रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 में भी गुण है सम संख्या के, और 2 तो सम संख्या है ही। इसका मतलब यह है कि 0 और 2 में क्या है, यानी कहने का मतलब है कि 0 भी सम संख्या और 2 भी सम संख्या है। तो बहुत से गणितज्ञों का मानना है कि 0 यानी 0 भी एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या के नियम का पालन करता है। देखिए 0 में 2 से भाग दिए 0 आता है, इसीलिए 0 भी एक सम संख्या है। इसका मतलब यह नहीं कि सबसे छोटा सम संख्या 0 ही होगा। बहुत से गणितज्ञों का ऐसा मानना है कि 0 एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटा सम संख्या में आपको याद रखना है 2 और 0 में दोनों, क्योंकि बहुत से ऐसा गणितज्ञ मानते हैं कि 0 भी सम संख्या है। क्यों मानते हैं? क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार उसमें भाग लग रहा है, अर्थात कई गुण है। कई गुण का मतलब है कि जैसे देखिए 1-2 गुण हम दिखाते हैं। जैसे 0 सम संख्या की विशेषता है कि उसमें कोई संख्या जोड़ेंगे सम में तो वह सम ही होगा। देखिए सम हुआ कि नहीं, 2 सम संख्या उसमें 0 जोड़े 2 हो गया, इसका मतलब सम संख्या हुआ। दूसरा देखिए घटाते भी है तो वह सम संख्या, उसमें घटाएंगे तो भी वो सम ही हो रहा है। उसके बाद देखिए अगर भाग दे रहे हैं तो 0 हो रहा है। उसके बाद देखिए गुना कर दे रहे हैं 0 हो रहा है। अब 2 बात हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 सम संख्या को जोड़ने पर वह सम संख्या प्राप्त होगा, 2 सम संख्या को घटाने पर वह हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 सम संख्या को जोड़ने या घटाने पर या गुना करने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। उसके बाद जो है सम संख्या जान लिए। अब क्या करेंगे कि सम संख्या के आधार पर हम लोग इसमें एक चीज जानते हैं कि सबसे छोटा अगर बात करें सबसे छोटा सम संख्या 2 या 0 को कहते हैं। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2। याद रखना है 2 ही, ये सिर्फ 0 को आप बाद में रखना है। 2 एक जो है ना, 2 जो है सम संख्या है, सबसे बड़ा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अब जो है
विषम संख्या पढ़ते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या वही है जिस संख्या में दो से पूरा भाग लगे, उसे दो से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिस संख्या में दो से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। सबसे छोटा विषम संख्या 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 1। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या है? 1। तो सबसे छोटा विषम संख्या की अगर बात करें तो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, इस तरह से आगे होते रहेंगे। तो सबसे छोटा विषम संख्या, तो सबसे छोटा विषम संख्या की बात कर लिए 1 है। अब विषम संख्या में कुछ बातें, कुछ कंडीशन आता है। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं कैसे बना, पूछता है क्वेश्चन, 1 से 10 तक में कितने विषम संख्याएं हैं? 1 से 10 तक के बीच में कितने विषम संख्या है? देखिए, 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम 10 संख्या लिखे। इस 10 संख्या में हमको चुनना है विषम संख्या। तो पहले देखिए, 1 विषम संख्या है, 3 जो है विषम संख्या है, 5 जो है विषम संख्या है, 7 जो है विषम संख्या है, उसके बाद 9 जो है विषम संख्या है। इसका मतलब है ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। ये सब संख्या क्या है? विषम संख्या है। अब क्यों है उसको जानिए। ये विषम संख्या सब है। अब जो है इसमें जानना है कि ये विषम संख्या क्यों है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। देख लीजिए, 1 में 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए विषम संख्या नहीं है। दूसरा है
3 में 2 से पूरा पूरा, देखिए ध्यान समझिएगा, एक में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो जानना है। जब नहीं लग रहा है तो वह विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या एक नहीं है कि है, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए विषम संख्या है। यह भी विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है। उसके बाद जो है यह भी एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या उसको कहेंगे जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। तो इस सभी संख्या में विषम संख्या के रूप में देखा गया कि 1 से 10 तक में जब विषम संख्या पूछ रहा है तब क्या हुआ, गिन लेते हैं। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। इसका मतलब हो गया कि 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितने विषम संख्या, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं हैं। 1 से 10 के बीच कितने विषम संख्या, 5 विषम संख्याएं हैं। ये बात हुआ। आप लोग जो है अगला खुद बताएंगे और इसको बनाइएगा और इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। 1 से 100 के बीच, 100 के बीच कितने विषम संख्याएं हैं। आप लोग इसको हल करके बता दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 1 से 100 के बीच कितने विषम संख्या हैं। हमने देखा 1 से 10 तक में कितने विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। 3 भी विषम संख्या है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। तो इसका मतलब है कि 1 से 10 तक में कितने विषम संख्या, 1 से 10 तक में कितने विषम संख्या, 5 विषम संख्या। आपको 1 से 100 के बीच में बता देना है, ठीक है। चलिए, अब जो है विषम संख्या की बात हो गया, सम संख्या के भी अब चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताना है 1 से 20 तक में सम संख्याएं कितने हैं। यानी 1 से 20 तक में कितने सम संख्या है आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें जो है विषम संख्या खोजना है। विषम संख्या खोजना है, सम संख्या खोजना है। तो सम संख्या 1 से 20 तक में सम संख्या कितने हैं। सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से, इसमें देखिए 2 से भाग लग रहा है, 1 हो गया, ये 1 हुआ, इसमें देखिए लग रहा है, इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें 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 भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा वह सम संख्या होगा। तो इसमें खोजिए क्या वो है सम संख्या।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कुल जो है सम संख्या हो गया कितना 10। ये हो गया कुल सम संख्या 10। जब सम संख्या 10 हो गया तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन बनाने के लिए जब ये आप पहचान लीजिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या हमने आपको बता दी। चलिए आप लोगों को अब बताते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे वो जानना है। जिस संख्या में एक तथा स्वयं यानी स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं परिभाषा, जिस संख्या के सिर्फ दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। हम बता देते हैं अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड यानी गुणज। तो गुणज के रूप में आप निकालेंगे। देखिए यहां पहले जैसे जानिए तो देखिए 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। देखिए 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगेगा, यानी एक से दुनिया के हर संख्या में भाग लगता है। दुनिया के हर एक संख्या में एक से भाग लगेगा, लेकिन दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा, उसी संख्या से लगेगा, तब उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं। तो जिस संख्या का सिर्फ 2 अपवर्तक हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक हो, कितने अपवर्तक हो 2 अपवर्तक हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है अभाज्य संख्या। अब जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर बात करें तो 2 हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 होगा, और बड़ा की बात करेंगे तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और याद रखने वाली एक और बात है, सिर्फ 2 एक ऐसा संख्या है जो सम होता है और अभाज्य भी होती है।
दो एक ऐसा संख्या है जो सम होता है और अभाज्य भी होती है। इसका मतलब है कि 2 को हम कह सकते हैं सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 है।